नमस्कार साथियों, लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, आज मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, जो हमारे क्षेत्र के जागरूक युवा हैं, जो मुझे अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से जो मुझे सुनते हैं, मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं साथियों। जैसे मोदी जी बात करते हैं अपने मन की बात, तो आज मैं आपके समक्ष अपने मन की बात कहना चाहता हूं और अपने मन की जो बातें हैं, जो काफी समय से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के समक्ष में रखूं और उन बातों को भी रखूं, और जो जागरूक युवा हैं उनको किस ओर ध्यान देना चाहिए और किस ओर उनको चलना चाहिए, उसके विषय में आज मैं अपने मन की बात रखना चाहता हूं साथियों। साथियों, सबसे पहले मैंने ये पर्चे छपवाए थे जन कल्याण अभियान के, तो इन पर मैंने क्या लिखा, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दूसरे ये पर्चे थे जन कल्याण अभियान के ही थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ मुद्दों को रखा था। कुछ पॉइंट देख रहे होंगे, फ्रंट कैमरा है लेकिन आपको उल्टे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जो गिनती है आपको दिखाई दे रही होंगी कि इसमें कुछ हम लोगों ने पॉइंट छपवाए थे। इसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप ये भी देखें कि ये ज्ञापन है, जो हमने ज्ञापन दिया था। थोड़ा उल्टा है क्योंकि फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूं। और ये ज्ञापन क्या था, इस ज्ञापन के विषय में भी मैं अपनी बात रखूंगा। और उसके बाद में एक और ज्ञापन दिया था हम लोगों ने, काफी लोगों को इकट्ठा करके ये भी ज्ञापन दिया था, ये भी ज्ञापन दिया था, और भी हम लगातार अन्य अन्य विषयों पर ज्ञापन देते रहते हैं साथियों। सबसे बड़ी बात हमारी यही रहती है, आज मैं उन युवाओं से बात करना चाहता हूं, उन युवाओं से जुड़ना चाहता हूं जो युवा कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन सबके लिए साथियों, सबसे पहले मैंने एक अपील के लिए एक पर्चा छपवाया था। इसमें जो अपील है, और मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहूंगा, सुने आप इसको कि उस अपील में क्या था, और आपको फिर उसके विषय में मैं आप सारी बातें, इन चीजों को, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, लेकिन पूरा वीडियो जरूर सुने आप, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आप सबके काम की भी हैं, आपके क्षेत्र के काम की हैं, आपके बच्चों के भविष्य की हैं, जो युवा हैं उनके उनके भविष्य की हैं, और उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, जो नस्ल है, उनके भविष्य की हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो ऊपर की जो पीढ़ी है उसके भी सब काम की चीजें हैं साथियों। और उनकी भी, कि हम लोग किस प्रकार से उनके विषय में कैसे अच्छा सोच सकते हैं, उस सब के बारे में। साथियों, जय जवान जय किसान और इंकलाब जिंदाबाद, इसमें हम लोगों ने लिखाया कि एक लेटर टाइप से हमने इसको टाइप करवाया है कि एक पत्र है जो क्षेत्रवासियों से सीधा संवाद, एक सवाल पूछता हुआ एक सीधा संवाद, एक पत्र कि प्यारे क्षेत्रवासियों, जब आप किसी को नेतृत्व सौंपते हैं तो वह सिर्फ एक पद नहीं है। जब आप किसी को नेतृत्व सौंपते हैं तो वो एक पद नहीं है, बल्कि आपकी उम्मीदों, आपके बच्चों के भविष्य और आपके अधिकारों की जिम्मेदारी लेता है, जिसको आप नेतृत्व सौंपते हैं। अगर नेता का इरादा गलत है तो समाज बर्बादी की ओर जाएगा, ये निश्चित है। यदि नेता का इरादा है कि खुद की जेब भरना, समाज में उस काम को ना करना, क्षेत्र में विकास की चीजों को ना करना, तो समझो समाज उसमें पूरा जो समाज रहता है जो क्षेत्र में, वो पूरा बर्बादी की तरफ जाएगा। अगर लोग स्वार्थी और कपटी हैं साथियों, स्वार्थी और कपटी हैं तो विकास ठप हो जाएगा, क्योंकि स्वार्थी और कपटी यानी जिनके अंदर कपट है, और अगर वो स्वार्थी हैं, वो सिर्फ अपना विकास देखना चाहते हैं, सिर्फ और अपना अपना विकास, और अपने परिवार का विकास, अपना विकास, और अपने जो चमचे हैं जो घूम रहे हैं आसपास उनके साथ में, जो उनकी दरी चटाई बिछाते हैं, जो झंडी पकड़ते हैं, उनका विकास। तो साथियों, फिर उसके कारण क्या होगा, आपके क्षेत्र का जो विकास है वो ठप हो जाएगा साथियों। अगर इरादा नेक है, वही दूसरी तरफ अगर इरादा नेक है तो तरक्की हर घर तक पहुंचेगी साथियों। मतलब यदि आपका इरादा नेक है तो तरक्की आपके क्षेत्र तक, आपके घर तक पहुंचेगी। अगर नेता सच्चा है, वहीं दूसरी ओर मैं लिख रहा हूं कि अगर नेता सच्चा है तो समाज में शिक्षा, रोजगार और सम्मान बढ़ेगा साथियों। और साथियों, ये कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोग शिक्षित हैं, अच्छी तरीके से राजनीति करते हैं, तो वहां पर उस क्षेत्र का कायाकल्प भी होता है। और मैं ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकता हूं साथियों। आप सैफई को देख लीजिए साथियों, आज वहां के जो नेतृत्व दिया उन लोगों ने, आज सैफई का क्या हाल है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आज हैदराबाद का एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं। अन्य कई ऐसे जगह पर हैं, जो कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां पर लोगों ने सही चुनाव किया है। और चेन्नई के ऐसे कई जगह हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के, मैं दूंगा साथियों वो सारी चीजें। तो साथियों, सबसे बड़ी बात एक और मैं इसमें पॉइंट नोट किया है कि ध्यान दें, नेता को ना देखें,
आप सामने से नेता को देखते हैं तो नेता को ना देखें, उसके विचारों को देखें कि वो विचार क्या करता है, वो बोलता क्या है, उसके जहन में क्या है। तो नेता को ना देखें, उसके विचारों को देखें। वादों को ना देखें, जो वो वादे करता है तो वादों को ना देखें, उसके कर्मों को देखें, वो कर्म क्या कर रहा है साथियों। भीड़ को ना देखें, सच्चाई को देखें। यदि किसी के पीछे भीड़ है, भाई जलसा चल रहा है, तमाम लोगों की, सैकड़ों लोगों की भीड़ है, तो उस भीड़ से देख करके आप प्रभावित ना हो। आप ये देखें कि उसके कर्म कैसे हैं साथियों। भीड़ को ना देखें, उसकी सच्चाई को देखें कि सच्चाई के ये जो भीड़ हुई है साथियों। भीड़ भी आप जानते हैं कि दो प्रकार से एकत्रित की जा सकती है। यदि मैं भी भीड़ करना चाहूं साथियों, मेरे पास मानो 5-10 करोड़ रुपए आ जाते हैं और मुझे भीड़ इकट्ठी करनी है। बहुत आसान है भीड़ इकट्ठी करना, और होता आया है। और आज तक आजादी के बाद में जो नेता हैं, जो शुरुआत में जो नेता रहे, उसके बाद में धीरे धीरे कहे ना इस नेता नगरी का पतन होता चला गया। आज जो भीड़ इकट्ठी होती है, आपको पता है कि गांव गांव में ट्रैक्टर लगवा दीजिए, बस का इंतजाम करवा दीजिए, बाइक में पेट्रोल डलवा दीजिए, फिर उसके बाद में और फिर खाने का इंतजाम करवा दीजिए, और उसके बाद जब वो शाम को वहां से लौटें तो फिर उनके जेब में पौआ डाल दीजिए। भीड़ आसानी से इकट्ठा हो जाएगी साथियों। लेकिन उस भीड़ की सच्चाई क्या है? तो ये भीड़ एक अलग प्रकार की है। एक प्रकार की भीड़ वह भी है जहां पर इंसान अपने आप से स्वयं इस विचार को आत्ममंथन करता है कि जो यहां पर मैं जा रहा हूं, वो जो मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनने जा रहा हूं, एक जागरूक युवा की भूमिका निभाने जा रहा हूं। जहां पर वो पेट्रोल अपनी जेब से डालता है, डीजल अपने ट्रैक्टरों में अपनी जेब से भरवाता है, वाहन अपने पैसों से करता है, तब वो वहां पर पहुंचता है। और वो चाहता है कि वो जिस क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र का विकास हो, या जिस समाज में वो जन्मा है उस समाज का कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व हो। इसलिए साथियों, वो अपने जेब से, वो युवा अपने पैसे खर्च करके तब वो ऐसी जगहों पर जाता है साथियों। दोनों में अंतर है साथियों। एक जगह पर जब ऐसी चीजें रखी जाएंगी, जब कोई नेता अपनी जेब से पैसे निकाल करके और ये सारी चीजें करेगा, तो फिर वो मंच पर चढ़ेगा तो फिर किसकी बात करेगा? वो अपनी बात करेगा साथियों, और आपको बस सुनाएगा। आप भी सुनेंगे, बस तालियां पीटने के लिए। उनमें से बीच में ऐसे और होते हैं, मैंने देखा है साथियों, बहुत सारे मंचों से मैं पिछले 4-5 साल से बहुत सारे ऐसे मंच देखे हैं जिन पे मैंने भी संवाद किया है और लगातार नुक्कड़ सभाएं की हैं। तो मैंने एक और चीज देखी है, उस भीड़ में क्या होता है कि गिने चुने ऐसे लोग होते हैं जिनको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको ताली पीटनी है। तो जैसे ही मानो मतलब कुछ ऐसा बात बोल दिया, तुरंत एकदम से ताली पीटने लग जाते हैं। जब 4 ताली पीटते हैं तो पूरा जो जन समुदाय है, जो भीड़ है, वो पूरी तरह से ताली पीटती है, और ये काम करवाया जाता है। और वो अपनी 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 बातों को कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो मैं वही कह रहा हूं साथियों, नेता को ना देखें, उसके विचारों को देखें, वो उसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे वो जनता को मूर्ख समझ रहा है और उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए साथियों, भीड़ को ना देखें, सच्चाई को देखें, क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ 5 साल की परेशानी नहीं है। कि एक आपने कोई गलत चुनाव कर दिया तो वो 5 साल की परेशानी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से खिलवाड़ है। यानी आपने अगर बटन दबा दिया या आपने 5 साल के लिए उसको चुन लिया, उसकी भीड़ को देख करके, उसकी वाहनों की संख्या देख करके कि भाई इसके साथ तो जो चलने वाली गाड़ियां हैं वो 40 हैं, 50 हैं, 100-150 गाड़ी लेकर के आया है, दनदनाती हुई गाड़ी लेकर के, और उसके जो लगे हुए सब में अपना डीजल पेट्रोल डलवा करके और उनको खाने पीने का इंतजाम करवा करके जब गाँव में घुसता है तो माहौल बन जाता है, भाई फलाने सिंह नेता आए हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है, जब वो आज इन सारी चीजों को इतना पैसा खर्च कर रहा है तो कल को आपसे वसूलेगा भी। तो उसको फिर जब वो वसूलेगा तो फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आप कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे थोड़ा ना होता है साथियों। तो वही चीज है कि आप अगर बटन दबाते हैं और दबाते आ रहे हैं, और उससे क्या होता है कि आपने देखा कि फिर आपके जो क्षेत्र का जो विकास है वो रुक जाता है। भविष्य जो एक बार बटन से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से खिलवाड़ हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा, सही नेता चुने, सही इरादे को पहचाने कि इरादा क्या है, क्योंकि हर एक इंसान के पीछे उसका इंटेंशन क्या है, उसके चेहरे पर क्या है और उसके अंदर क्या चलता है। वो वाकई में ही समाज के बारे में या क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचता भी है या बस दिखावा करता है, ये चीज भी आपको देखना होगा। क्योंकि और एक और चीज कहूंगा कि सही नेता चुने, सही इरादे को पहचाने और सही लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि आज का जो निर्णय होगा वो कल की तकदीर लिखेगा। ये एक ऐसा पत्र था जो मैंने आपके समक्ष पढ़ा। ये अपने क्षेत्रवासियों के लिए मैंने ये मतलब ये जो मैसेज था वो छपाया है, और आने वाले समय में जिस प्रकार से हम क्षेत्र में घूमेंगे तो ये पर्चा घर घर तक पहुंचे और उस बात को, उस गहराई को समझे कि आज आपने जो नेता तैयार किए हैं वो कैसे हैं और वो क्या कर रहे हैं। अब मैं साथियों, ये तो बात आई कि मैंने ये वाली बात रख दी नेताओं के विषय में। अब बात यह आती है
कि सब लोग समस्या गिनाते हैं कि समस्या हमारे क्षेत्र में ये है, उसके समाधान के बारे में बात नहीं करते। तो साथियों, मैं पिछले 4-5 साल में मेरी पूरी टीम है और सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस निकाल रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं हो पा रहे हैं सेलेक्ट। और साथियों, कुछ ऐसे सरकारी जॉब में हैं, अच्छे पदों पर हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आते। तो वो पूरी टीम, हम खुद भी पड़े हुए हैं, पूरे सब लोगों की एक टीम है जो जागरूक युवा हैं, उनके साथ उठना बैठना भी है और उनसे ही जब बैठ के बातें होती हैं, पूरे क्षेत्र का सर्वे किया जाता है। क्योंकि सबसे पहली चीज आती है सर्वे की। जब हम सर्वे करते हैं पूरे क्षेत्र को, जब हम घूमते हैं, और पिछले 4-5 वर्ष में यही देखा इस क्षेत्र को घूमने के बाद में कि इसमें समस्या क्या है। जब समस्या क्या है, तो समस्या जब सामने आई तो एक डेस्क पर रखी कि भाई ये समस्या है, तो इनके समाधान क्या है, इनसे कैसे समाधान हो सकता है और कैसे क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। तो उनको लेकर के फिर हम लोगों ने वो पॉइंट तैयार किए, उनके उत्तर ढूंढे। तो वो उत्तर मैं आपको मैंने इस पर्चे पर छपवाए हैं, जो कल मैंने एक फ्लेक्स भी लगाया था, वो आपने देखा था। तो वो क्या है, समाधान है, ना कि कुछ समस्या है। वो समाधान है जो क्षेत्र की समस्याओं का कायाकल्प कर सकते हैं, क्षेत्र में विकास ला सकते हैं, यदि हम सब लोग जो जागरूक युवा हैं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए आगे आए। क्योंकि साथियों, मैं एक चीज कहूंगा कि लोग कहते हैं कि जैसे भगत सिंह ने भी एक चीज कही थी कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति आती है किससे, लोगों की जागरूकता से। यदि लोग जागरूक हैं तो वहां पर क्रांति अवश्य आएगी। और आपने देखा होगा, जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं उनको आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, वो समझते हैं चीजों को, तो वहां पर चीजें करनी पड़ेंगी। और जरूरत साथियों इसकी है कलम की, ना कि तलवार की जरूरत है, ना कुछ और की। सबसे बड़ी जरूरत है आज कलम की, क्योंकि आज हमारा जो क्षेत्र है या हमारा समाज है, इस कलम के क्षेत्र में ही पिछड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है, इस कलम की आवश्यकता है। और जब ये कलम चली तो साथियों समाधान भी आए, और जब समाधान आए तो सबसे पहले जो पॉइंट था कि साथियों आने वाले समय में, अब देखेंगे इसमें हम लोगों ने अभी 14 से 15 पॉइंटों को रखा है, और ये हम लोगों ने 20-30 ऐसी चीजें बनाई, 20-30 ऐसे समाधान खोजे कि क्षेत्र को अगर हम, और 20-30 जब हमारे पास में समाधान आए तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे समाधानों को सबके समक्ष रखा जाए। और ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको विधानसभा में भी उठाया जाए, जिनको लोकसभा में भी उठाया जाए। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात, बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है जहां पर हमारे विधानसभा में हमारे क्षेत्र की बात रखते हुए हमारे जनप्रतिनिधि दिखाई देते हैं, या हमारे सांसद महोदय की बात करें तो सांसद महोदय तो शायद ही कभी अपने क्षेत्र की बात रखते हैं। पता नहीं, उनकी वीडियो कभी नहीं बनती हुई दिखाई देती कि क्षेत्र के विषय में भी कुछ अच्छा सोच रहे हैं या बोल रहे हैं या कर पाए, क्योंकि ये नाकामी दर्शाती है। क्योंकि इनके पास एक और चीज साथियों, मैं ये कहता हूं कि एक अपना पर्चा भी छपवाएं और उस पर बताएं कि क्या किया है। मैं कहता हूं सांसद महोदय जी को भी, आपने 10 वर्ष पूरे किए हैं, और अगर देखा जाए 2024 में फिर से आप बने तो 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और 11 वर्ष में आपने क्या किया इस क्षेत्र के लिए, जो बुलंदशहर क्षेत्र है। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर क्षेत्र है, और दिल्ली जो एनसीआर रीजन है, ठीक है, और एनसीआर रीजन का ये जो बुलंदशहर क्षेत्र है, ये एनसीआर रीजन पड़ता है, जिसमें 23 जिले आते हैं। और 23 जिलों में अगर बात करें अपने बुलंदशहर क्षेत्र की, तो सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। और सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहां पर जो आजादी की बात करें तो सभी पार्टियों से नेता रहे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से ना रहे हों, कांग्रेस से ना रहे हों, बसपा से ना रहे हों, सबसे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपनी जेब भर रहे हैं। उनके पास में या तो अलग प्रकार के मुद्दे हैं लोगों को भटकाने वाले, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जड़ क्या है। अगर हम जड़ पे काम नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम लोग फिर कैसे अब इस क्षेत्र को सही कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इन बिंदुओं के बारे में मैं बात रखूंगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, अगर आपको थोड़ा सा पेशेंस है, आप सुन सकें, तो फिर मैं उन सारी बातों को रखूंगा। लेकिन उसके इन बिंदुओं पर आने से पहले के साथियों, जब हमने समस्याएं ढूंढी कि समस्या क्या है, फिर समाधान पर पहुंचे, उसके बाद में हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। हम लोगों ने उप जिलाधिकारी को, जिला अधिकारी को, नेताओं को जागरूक करने के लिए लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आपको पता है, जगह जगह पर जाते हैं, अपना गला फाड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि ये चीजें क्षेत्र में कमी है, इन चीजों पर काम होना चाहिए। और आप अगर देखें, शासन से भी बात कर रहे हैं, प्रशासन से भी बात कर रहे हैं, उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं, उनको कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, डीएम के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो लगातार ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जागरूक करने की। साथियों देखो, एक ज्ञापन हमारा था कि साथियों, ये आप बहुत सारे लोग, मेरे जो युवा साथी हैं, जो क्रांतिकारी साथी हैं, वो मेरे साथ थे। और इस ज्ञापन में हम लोगों ने जिला अधिकारी को दिया था कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में
डिवाई तहसील कार्यालय के निकट भीमपुर चौराहे के निकट स्थित 100 सैया अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के लिए। आप सभी जानते हैं जो डिवाई विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर अनूपसर क्षेत्र में हैं या बुलंदशहर क्षेत्र के जो आसपास के रीजन में, तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों को या तो अलीगढ़ भागना पड़ता है या अगर जाते हैं तो जो अगर जिला मेडिकल की बात करें तो जिला अस्पताल आपका बुलंदशहर में है, जो आपके डिवाई विधानसभा क्षेत्र से या इधर से आप देखेंगे तो 50 से 60-70 किलोमीटर आपका पड़ता है। अगर डिवाई से बात करेंगे तो 50 किलोमीटर, दोनों की डिस्टेंस लगभग सेम है। तो क्या होता है साथियों कि जब कोई बीमार पड़ता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या गर्भवती महिला अगर प्रेग्नेंट होती है उस समय और डिलीवरी का समय होता है तो देखा होगा आपने कि यहाँ पर इलाज नहीं मिलता। उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है, या तो आपको अलीगढ़ जाना पड़ेगा या फिर बुलंदशहर जाना पड़ेगा जिला अस्पताल में, चलिए ठीक है। लेकिन ज्यादातर अधिकतर हमारा जो क्षेत्र के लोग हैं वो अलीगढ़ जाते हैं और ये आजादी के बाद से ही ऐसा काम करते आ रहे हैं कि लगातार अलीगढ़, जबकि वोट हम यहाँ पर देते हैं, वोट हम यहाँ पर विधायक यहाँ पर चुनते हैं, सांसद हम यहाँ पर चुन रहे हैं, लेकिन हम इलाज के लिए दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, कहाँ, अलीगढ़ जाते हैं और वहीं से हम लगातार ये काम चल रहा है। तो हमने 100 सैया के अस्पताल को लेकर के, और मैं कहूंगा कि कुछ जागरूक युवा रहे हों या फिर पहले ये मुहिम चली कि भाई हमारे क्षेत्र में अस्पताल होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है कि अस्पताल लाने की, और फिर वो 2014 में अस्पताल आया और 2016 में वो बनकर के तैयार हुआ आपके भीमपुर के निकट। अब 100 सैया अस्पताल बन गया, उसमें 100 बेड की व्यवस्था हुई और उसमें वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए कि हर बेड पे आपका ऑक्सीजन जो है वो पहुंचे, इमरजेंसी के समय में भी सबको सुविधाएं मिल सके। 100 सैया का अस्पताल 3 मंजिला इमारत बना दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसको कहते हैं कि मतलब थोता चना बाजे घना, मतलब थोती थोती बातें बोलते हैं, वादे करते हैं। अब ये बन गया 2016 और अब चल रहा है 2025, यानी सोचिए साथियों 9 वर्ष, मतलब 8 वर्ष तो पूरे हो रहे, 8.5 वर्ष हो गए और 9वीं वर्ष ये चल रही है। इन 9 वर्षों में और सांसद कितने हो गए बने हुए, 11 वर्ष पूरी कंप्लीट हो चुके हैं। इन 11 वर्षों में भी हमारे सांसद महोदय जो डॉक्टर भोला सिंह हैं आज तक इतना नहीं कर पाए कि इस 100 सैया के अस्पताल में जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, उसी की पूर्ति करवा देते। यानी कि जिसमें आपके 95 का स्टाफ होना चाहिए, जिसमें आपके 25 तो डॉक्टर होने चाहिए, 25 पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, 45 4th क्लास के कर्मचारी होने चाहिए। ये मतलब कुल मिला के टोटल करें तो आपके कितने बनते हैं, 95। तो 95 का ये स्टाफ होना चाहिए जिसको रेगुलेट करने के लिए अस्पताल को चाहिए। अब आप देखिए संसद महोदय ना तो लोकसभा में, ना मुख्यमंत्री से जाकर के मिलते हैं और ना आपके प्रधानमंत्री जी से जाके मिलते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक अस्पताल बना हुआ है और एक विनती कर लें कि जब अस्पताल बना हुआ है और क्षेत्र परेशान है, क्षेत्र के जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो अलीगढ़ जाते हैं, और अलीगढ़ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, जब रास्ते में दम तोड़ देते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको थोड़े अंदर, इनके अंदर अगर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी हो, खुद के अगर इनके परिवार से अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अच्छे इनके लिए हॉस्पिटल अरेंज हो जाते हैं, प्राइवेटों में जाकर के इनको तो अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन जो आम व्यक्ति है, आम जनता की तो इनको पड़ी ही नहीं है सबसे बड़ी बात, और पड़ी होती तो जब 11 वर्ष खुद को बने हुए हो गए और 9 वर्ष बने हुए हैं अस्पताल को, तो इस अस्पताल में स्टाफ लगवा देते, कम से कम इसमें स्टाफ की व्यवस्था करवा देते। यहां तक भी देखिए इसमें मशीनें हैं, ऑक्सीजन प्लांट 9 वर्षों से अगर बंद पड़ा है और चल रहा है, तो बीच में कोरोना के समय पे चला तो उसने मतलब पूर्ति भी की, और 100 सैया के बेड में 100 मरीजों को भी 100 बेड के अस्पताल में 100 लोगों का इलाज हो रहा था उसमें। तो जब ऑक्सीजन प्लांट फिर कोविड-19 के बाद में आपने देखा जब वो बंद पड़े रहेंगे तो क्या होगा, वो खराब होंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई मशीन अगर वो चालू ही नहीं होगी तो खराब हो जानी है, सीधी सी बात है। तो ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है, उसमें एक्सरे की मशीनें हैं लेकिन एक्सरे के लिए स्टाफ नहीं। अब सोचिए, अब नेत्र आंखें बनाई जाती हैं, आंखें भी ऐसी बनाई जाती है कि डॉक्टर ने, आप डॉक्टर से बात करें कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा आंखों को कीजिए, इलाज अच्छा होता है, ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन 1200 रुपए ठगे जा रहे हैं। अब पूछें कि ठगे क्यों जा रहे हैं, अरे थोड़ा सा जो स्टाफ होता है उसका खर्च निकालना होता है, पहली चीज कहते हैं। दूसरी बात क्या कहेंगे कि जो मशीनें भी लगवाई हैं चेक वेक करने के लिए, वो हमने ही अपने जेब से 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का लेकर के लगवाई है। सोचिए, अब ऐसी बात बोल रहे हैं, या तो वो लगवाई है तो उसका खर्चा निकालना है, और इसका मतलब तो वो फिर भगवान तरीके के डॉक्टर हैं जो मतलब अपनी जेब से लगा करके फिर व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए, और उसके बाद में अगर नहीं लगवाई है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा है, और एक और चीज है, लोगों को लगता है कि लेंस के पैसे लिए जा रहे हैं, और अगर तुम बात करके जो देखोगे, तन्मय कक्कड़ जी वहां के इस देख रेख में है, ठीक है, अगर उनसे बात करोगे तो क्या लेंस के पैसे लिए जाते हैं 1200 रुपए? तो कहेंगे नहीं, उसमें लिखा हुआ निःशुल्क मतलब चिकित्सा, ये जो आंखों की नेत्र जो जांच की जाती है, बनाई जाती है, उसमें निःशुल्क लिखा हुआ है, लेकिन वहां निःशुल्क कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है चलिए अलीगढ़ नहीं भागना पड़ा, प्राइवेटों में 10-10, 5-5 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं, यहाँ 1200 रुपए में काम चल जा रहा है, तो चलो करवाते हैं। लेकिन ये 1200 रुपए भी नहीं लगने चाहिए। ये प्राइवेट जो कहते हैं ना, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, तो भ्रष्टाचार कहीं पर भी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है यदि हम सब जागरूक युवा इसके लिए आंदोलन करें, इसके लिए लगातार डीएम से बात करें, इसके लिए एसडीएम से बात करें, यहाँ पर इन अधिकारियों से बात करें, नेताओं से बात करें, तो भ्रष्टाचार थोड़ा सा लगाम लग सकती है। लेकिन सबको अपनी जेब भी तो भरनी है। सबसे बड़ी बात है, इनकी जेबों में भी तो, जो नेता हैं इनकी जेबों में भी तो पैसा जाता है, तो फिर वो कहां से आएगा? ये वो 1200 रुपए जब आदमी कमा रहा है, 50 उसमें अगर वो कर रहा है 50 गुना, अगर 12 पंजे 60, यानी 60,000 रुपए कमा रहा है दिन के, ठीक है, हर गुरुवार को आंख बनाई जाती है, 60,000 तो 60 गुना अगर 6 चौक 24 हो गया तो 2.5 लाख रुपए हो गए। तो 2.5 लाख रुपए में थे सबकी जेब में जाता है, थोड़ा थोड़ा सांसद की में चला गया। साथियों, मैं कहूंगा किसी की में जाता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता किसी में, हो सकता है किसी की में जाता हूँ, बुरा लग सकता है, हो सकता है फिर कहीं मानहानि लगवा दो, तो किसकी जेब में जा रहा है? नेताओं की जेब में जाता है कहीं ना कहीं तो। और नहीं जा रहा तो फिर क्यों नहीं करवा पा रहे आप? क्यों अब एक वीडियो बना के कहते, सांसद महोदय जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे बोले कि भाई आपके सौसैया के अस्पताल में आंखों का 1 भी रुपया नहीं जाएगा, यदि जाता है तो मेरे पास फोन करें। उसी दिन से देखिए निःशुल्क सुविधा हो जाएगी, और निःशुल्क हो जाएगी तो जो आपके आंख बना रहे हैं ना, तो वो भी टेढ़े टेढ़े मुश्किल से आंखें बनाएंगे, जो है ना, लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार पैसा दे रही है इनको, तो सरकार दे रही है तो काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे ना आपके सांसद बनाएंगे ना विधायक बनाएंगे, बात हकीकत है ये साथियों। और इसके बाद में आ जाओ अब तहसील में, अगर उसी के सामने मुंह फाड़े तहसील खड़ी है, तहसील में अब जाएंगे तो तहसील और अस्पताल ऐसी, मतलब तहसीलों में और ये थानों में जैसे ही आपने एंटर किया तो आप अपनी जेब में हाथ डालना स्टार्ट कर दीजिए, और जेब में हाथ डाल करके आप पैसा निकालना स्टार्ट कीजिए बस। और मैं कहता हूं आप लोगों से पूछ लो, आप अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो कमेंट में आप जरूर लिख देना कि कृष्णा भैया आपने ये वाली बात गलत कही, और ऐसा नहीं होता है। तहसीलों में एक छोटा सा कागज बनवाने के लिए भी आपको पैसे चाहिए। एक अब सोचिए, बहुत बड़ी बात छोड़ दीजिए, मृत्यु प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र और ये आय प्रमाण पत्र और दुनिया भर की वैसे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पैसा जाता है। 5 रुपए का कागज 50 रुपए का मिल जाता है। तो जो दलाली है, जो भ्रष्टाचार है, वो तहसीलों में ही खत्म नहीं हुआ है, ना अस्पताल सरकारी अस्पतालों में खत्म हो रहा है। मतलब सरकारी तो ये जो संस्था बनी हुई है, कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कहीं पे भी देख लीजिए भाई, देखने की किसी थाने में बिना किसी पैसे के तो एफआईआर तक ना ढंग से लिखी जाती है। तो ये जो लूटखोरी चल रही है, अब साथियों ये चीज तो है। इसके बाद में साथियों थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, जो मैं बातचीत कर रहा हूं आप लोगों से, ये तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्या ये सही है। दूसरा, अब देखिए साथियों, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और इस वीडियो को, जो मैं एक मुद्दे वाली वीडियो को एक और अन्य वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक और जो मैंने ज्ञापन दिया था, ये आपने देखा 100 सैया के अस्पताल के लिए हमने जिलाधिकारी को, एसडीएम साहब को भी, उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, और लगातार, और नेता तो सुनते ही है वीडियो, ठीक है, तो अगर कहेंगे तो उनको भी पत्र लेके चलेंगे, उनको भी पत्र थमा देंगे, लेकिन होने जाने वाला कुछ है नहीं, लेकिन देंगे जरूर हम लोग। लेकिन क्योंकि हमारा प्रयास है लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझ में तो आए कि ये चल क्या रहा है, यहाँ पर सिस्टम क्या चल रहा है, और सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात। अब एक चीज और देखिए, इसके बाद में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था डिवाई मंडी के सचिव को, और एक उप जिलाधिकारी को भी हम सौंप के आए, ठीक है, तो एसडीएम साहब को भी सौंप के आए। डिवाई मंडी के किसानों श्रमिकों की परेशानी को लेकर के हम ये मंडी में ज्ञापन सौंपा था, और उसमें हम लोगों ने सभाएं भी की, उसमें जाकर के हमने आंदोलन भी किया, हमने मंडी में घुस के बोला, ठीक है। अब मंडी में भी अजीब प्रकार का माहौल चल रहा है। अब आप देखिए, इस डिवाई विधानसभा की बात करता हूं, या डिवाई विधानसभा के पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इस गोले में आप देखिए कि आप एक गोला बनाएंगे, ऐसे करके खींचेंगे, तो इस गोले में चल क्या रहा है। देखो, इस गोले में अगर मानो सबसे पहले आप लिखेंगे तो आप देखेंगे 80% खेती किसानी, मतलब 80% किसान है और श्रमिक है,
मैं, और 20% बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, और 20% आप व्यवसाय मान लीजिए, 20% बहुत, मैं अभी भी कह रहा हूं, और 20% में व्यवसाय ले लीजिए या फिर सरकारी महकमों में काम करने वाले ले लीजिए, 80%। अब ये 80% किसान और श्रमिक हैं। अब किसानों की बात करी जाए, अब मंडी में जाएंगे, अब गेहूं की कटाई चल रही है, अब गेहूं की कटाई चल रही है, अपना गेहूं निकाला जाएगा, अब जाएंगे भाई चलो, अब चूंकि जो ब्याज पैसे ले रखे हैं, बिटिया की शादी करनी है, बच्चों को आगे फीस भरनी है, तो क्या करेंगे, अपने अनाज को लेकर के मंडी में पहुंचेंगे। अब मंडी में एक अलग प्रकार का खेल चल रहा है। पहली, उत्तर प्रदेश की अधिकतर मंडियों में आपकी बोराबंदी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ चुके हैं, लेकिन आपकी डिवाई मंडी की बात करें तो इसमें ना तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे ना बोराबंदी। अब वो जो तुलाई होती है ना, वो बाबा आदम की जो जो तराजू थी ना, वो वाली, वो ही चल रही है बस साथियों। इलेक्ट्रॉनिक कांटे लायक हो सकता है पैसे ना हो, प्रावधान ना हो, कहते हैं कि जगह नहीं है, इतना डिवाई मंडी का इतना बड़ा जगह पड़ी है और कहते हैं जगह नहीं है। तो पहली चीज, चलिए इस बात को भी है। अब इसमें हम लोगों ने 4 बिंदुओं को लेकर के ज्ञापन दिया। अब पहला जो इसमें अगर हम बात करें तो पहली चीज हमने कही, जब किसान हमारा मंडी में पहुंचता है तो क्या होता है, उसका 1 कुंटल पर 1 किलो कट जाता है। अब पूछें क्यों? अब हम लोगों ने ये सवाल क्यों किया, मंडी सचिव साहब से पूछा कि 1 कुंटल पर 1 किलो क्यों कटता है, तो आप हैरान में पड़ जाएंगे। मंडी सचिव पता क्या बोलते हैं? मंडी सचिव कहते हैं ऐसा तो होता नहीं, और ऐसा होता है तो मेरे पास लोग क्यों नहीं आते। मतलब सोचिए साथियों, मतलब ऐसी बात कह रहे हैं कि ये गिलास रखा हुआ है, और ठीक है, ये तो गिलास है ही नहीं। मतलब सोचो कि मतलब सामने गिलास रखा हुआ, गिलास तो है ही नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं कि गिलास को। अब साथियों वही वाली चीज है कि सबको पता है कि मंडी में 1 कुंटल पर, एक किसान को पता है, एक महिला जो अनपढ़ है उनको भी पता है, सबको पता है कि 1 कुंटल पर 1 किलो काट लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन मंडी सचिव को पता नहीं है। फिर क्या ऑफिस में बैठ के कर क्या रहे हैं भाई? पूछो इनसे कि कर क्या रहे हैं। 1 कुंटल पे 1 किलो कटता ही नहीं, क्यों कटता है? अब बात सुनिए। अब मानो ये तो हुआ अधिकारियों से जब बात करें। अब पूछें, अगर मानो उनसे पूछें, आड़तियों से, कच्चे पक्के आड़तियों से, वो कहेंगे इनका कटता है मजदूरों का, पल्लेदारों का, जबकि ऐसा प्रावधान है ही नहीं। 6.5 रुपए कुंटल के हिसाब से जो पल्लेदार हैं उनको मिलना चाहिए, गवर्नमेंट कहती है 6.5 रुपए के हिसाब से, ये प्रावधान है। लेकिन उनको कितना मिल रहा है? 2.5 रुपए कुंटल के हिसाब से उनको तुलाई मिल रही है। और बाकी जो 1 कुंटल पर 1 किलो जो कट रहा है, उसमें क्या होता है, जो 500 ग्राम है वो पल्लेदारों को दिया जाता है, ठीक है, अपनी जेब से कुछ ना देना पड़े व्यापारियों को, इनके मोटे मोटे पेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और 500 ग्राम अपनी जेब में, ये चीज होती है इनकी। और बाकी उसके अलग जो लेते हैं 2%, वो तो लेते ही हैं, वो अलग है, वो तो है ही है। 2% में 2.5% कैसे करना है, इस प्रकार से करते हैं। सोचो, 2% तो उनका है ही है कि भाई तुलाई बिलाई वो सारी चीजें करना, तो 2% तो लेंगे, तो भैया 2% तो हो गया, लेकिन इसके साथ में ये चीज भी चलती है। मंडी सचिव साहब को ज्ञापन दिया, ऐसा तो होता ही नहीं हमारे यहाँ पर। ओहो भाई, नहीं होता। हम तो ऐसा लगता है जैसे हम चांद पे चले गए, मतलब वहां पे चांद पे जाकर के बात कर रहे हैं कि आप यहाँ से दूरबीन से देख रहे हैं, चांद दिखाई नहीं दे रहा है, या चांद की जमीन दिखाई नहीं दे रही है। साथ में मंडी में जाकर के आप 2-4 आड़तियों से बात तो करें, या 2 किसानों से तो बात करें, आपको पता चल जाएगा कैसे कट रहा है। अब ये पैसा जा कहां रहा है, आप समझ जाइए। ये खेल चल रहे हैं, ये मेरे मन की बात है साथियों। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, भाइयों और बहनों, तो साथियों भाइयों बहनों से काम नहीं चलने वाला। बात क्या है कि जेब कैसे कट रही है किसान की, कैसे एक किसान अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहा है, दवा का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है। दारू तो खूब पीता है, दारू का तो पूरे दिन में इंतजाम कर लेता है। तो आप सब साथियों, सबसे लोगों से बस यही अपील है। अब इन जो दूसरा जो पर्चा है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो 28-30 मिनट के, आधे घंटे की हो चुकी है, और आधे घंटे तक हो सकता है कि ये रील वाली वीडियो नहीं है कि रील देगा। और रील भी साथियों मैं पता क्यों बनाता हूं, इसलिए बनाता हूं क्योंकि आज के समय में ट्रेंडिंग है, रील ही देखना चाहता है युवा, मतलब पूरी बात को सुनना नहीं चाहता, इसलिए भैया चलो रील बनाओ, इनको जो पसंद है इनको, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो लुटाई चल रही है मंडियों में, जो लुटाई चल रही है तहसीलों में, जो लुटाई चल रही है आपके अस्पतालों में, एक तो है नहीं, और शिक्षा पे तो मैंने 2 शब्द बोले ही नहीं। बोलूंगा साथियों मैं, क्योंकि ये वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है, शिक्षा के बारे में आज नहीं बात करूंगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इतना पेशेंस है नहीं हम लोगों में कि हम उस बात को पूरा समझ लें कि क्षेत्र में चल क्या रहा है। तो इन चीजों को लेकर के हम लोगों ने, मैंने पर्चे छपवाई, ठीक है, और इसके बाद में अब गांव-गांव में हम लोग कोशिश करेंगे कि गांव के लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हम भगत सिंह की विचारधारा से हम प्रेरित हैं, क्योंकि भगत सिंह ने साफ कहा था कि पिस्तौल और बम से
क्रांति नहीं आती, क्रांति आती है लोगों की जागरूकता से। जब गांव के लोग, मैं कहता हूं इस अगर क्षेत्र की बात करूं, बुलंदशहर क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, तो बुलंदशहर क्षेत्र में भी हम जाएंगे, सबसे पहले अपने घर से काम करेंगे, जो डिवाइस से काम करेंगे। तो मैं कहता हूं अगर इन सब गांवों में गांव के लोग जागरूक हो गए, इस उस क्षेत्र के 80% में से 40% लोग किसान जागरूक हो गए, तो 40% लोग ये तहसील को भी हिला देंगे, इन थानों को भी हिला देंगे, इन अस्पतालों को भी हिला देंगे, और सांसद और विधायक कोई भी हो, नेता, सबको सामने खड़ा कर लेंगे साथियों। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। अपने सामने खड़ा कर लेंगे और पूछेंगे सवाल, और सवाल कौन से, जो हमने इन पर्चों पर रखवाए हैं, क्या आपने क्या किया इस क्षेत्र के लिए, 8-8 10-10 साल हो जा रही हैं बस खाली, और किसानों का कोई लाभ नहीं हो रहा है, और किसानों की उल्टी जेब भी कटी जा रही है। आज अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, अपने माँ बापों का दवाई का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। तो ये चीजें समझनी होगी। और सबसे बड़ी जो अपील मैं करना चाहता हूं अपने युवा साथियों से, साथियों जो युवा हमारे हैं वो जागरूक बने, सबसे बड़ी बात जागरूक बने, सही लोगों के साथ खड़े हों, जो, और साथियों और आवाज उठाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछें। आप भी वीडियो बनाएं जैसे मैं बनाता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से बात पूछें। अगर जब कोई ज्ञापन जब देने जाते हैं तो ज्ञापन के साथ में खड़े हों कि भाई समझें, ये काम सिर्फ लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी का नहीं है, ये काम हमारे सबका है, ठीक है। जब अस्पताल बनेगा तो उसमें लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी के बच्चे या परिवार के उसमें इलाज कराने के लिए नहीं जाएंगे, उसमें पूरा क्षेत्र जाएगा। जब तहसीलों से दलाली रुकेगी तो आपका भी पैसा आपकी जेब से जो निकल रहा है वो रुकेगा। अगर मंडी में भी जब ये नहीं है कि गेहूं हमारे ही जाएंगे, वो सबके जाएंगे, आप पूरे क्षेत्र के जा रहे हैं, तो वो उन पर कटौती रुकेगी, ठीक है। जब सड़कें अच्छी होंगी, जब गांव खुशहाल होंगे, जब गांव के किसानों के बारे में बातचीत होंगी, तो हम सब लोग मिलकर के ही तो एकजुट होकर के तो इन सारी चीजों को सुधार सकते हैं। तो ये सब चीजें हम जो जागरूक युवा हैं, मैं फिर से कहता हूं उन सब जागरूक युवाओं से साथियों सबसे अपील है कि आप लोग तैयार हुइए, और एक मूवमेंट में खड़ा करने वाला हूं कुछ समय में, और गांव 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 एक भी गांव नहीं छोड़ूंगा, प्रत्येक गांव में जाऊंगा। आप सब लोगों से सहयोग मांगूंगा कि आप सब लोग चलें मेरे साथ में, ठीक है। और मुझे पता है कि आज तक आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, उसके लिए मेरा जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। आप जब भी मैं कहता हूं कि यहां आना है, आप सब लोग आते हैं और अपने काम छोड़ छोड़ करके आते हैं साथियों। तो ये तो मैं बहुत बड़ी बात कहूंगा कि आप लोगों ने से जितना मैंने सहयोग मांगा, आपने पैसे से भी सहयोग किया है कि अपने वाहनों में डीजल पेट्रोल डलवा करके खर्च करके आ रहे हैं, तो ये पैसे से सहयोग है, अपनी जेब से लेकर के निकाल के आ रहे हैं। तो और ये, लेकिन ये साथियों सबसे बड़ी बात है, जब सहयोग मांगा है और साथियों क्रांति ऐसे ही आती है, और मुझे लगता है कि डिवाई में एक क्रांति की आवश्यकता है, एक बहुत बड़े आंदोलन की। ये सोई पड़ी जमीन को ये देख रही है कि इसमें युवा जागरूक होंगे और क्रांतिकारी कुछ उठेंगे जो पूरे क्षेत्र का ये जो नक्शा पलट के रख देंगे साथियों। तो मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि गांव गांव जाऊंगा, गांव गांव जाकर के लोगों को जागरूक करना है, और एक बहुत बड़े आंदोलन, एक बहुत बड़ा ऐसा करके दिखाना है डिवाइस क्षेत्र की। ये सब लोग जो जागरूक लोग हैं वो समझ जाएं, घर घर तक ये बात पहुंच जाए कि हम लोगों को कहां कहां लूटा जा रहा है। ये सारी चीजों को लेकर के प्रत्येक गांव में जाऊंगा, कोशिश करूंगा। आप सब युवाओं का साथ चाहिए बस खाली, और मैं अपना नंबर भी इस पर डाल दूंगा, जिनके पास मेरा नंबर ना हो वो नंबर नोट कर लें, और इस मिशन से, जन कल्याण अभियान के इस मिशन से जुड़ें और इसमें हिस्सेदारी करें, और इसका हिस्सा बन करके आने वाले समय में इस क्षेत्र का, इस बुलंदशहर क्षेत्र का कायाकल्प करें साथियों। और अपने परिवार के साथ में मैं ये कहूंगा कि अपने परिवार को, जब आने वाली जो पीढ़ी होगी, जब वो कहेगी आपसे कि आपने क्या किया, तो आप बता सकते हैं कि देखो मैंने आपके लिए संघर्ष किया है साथियों। नहीं तो ऐसी दलाली चलती रहेगी, ऐसे ही हम थानों में लुटते रहेंगे, तहसीलों में लुटते रहेंगे, और अस्पताल के लिए रास्ते में दम तोड़ते रहेंगे साथियों। इसमें इतना ही। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।